मैं 1 लाख नहीं पूरे 1 करोड़ रुपए कैश लेकर पहाड़ों में शहद खरीदने आया था। लेकिन जैसे ही माल गाड़ी में लोड करने का समय आया, पूरे गांव के मधुमक्खी पालकों ने अचानक दाम बढ़ा दिए। पहले जो रेट तय हुआ था अब उससे साफ मुकर गए। यहाँ तक कि कहने लगे शहद सड़ जाएगा लेकिन तुम्हें नहीं बेचेंगे। मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। तभी गांव के सरपंच ने उस अनजान से दिखने वाले जवान लड़के की तरफ देखते हुए जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। मैंने देखा कि जिन मधुमक्खी पालकों को मैं अच्छी तरह जानता था वो सब झांग हाव के पीछे खड़े थे। किसी की भी नजर मुझसे नहीं मिल रही थी। तभी मुझे समझ आ गया कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मैंने शांत होकर कहा, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, रेट भी पहले ही फिक्स हो चुका है, अब और क्या बात करनी है। फिर भी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समय कम है, पहले शहद गाड़ी में लोड कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर जो बात करनी है कर लेंगे। रुको, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी चेन आंटी भीड़ से निकलकर दौड़ती हुई आई। उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर शहद के ड्रमों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। देखती हूँ कौन मेरे घर का शहद हाथ लगाता है। मैंने शांत आवाज में पूछा, चेन आंटी ये क्या कर रही है? हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आज डिलीवरी होनी थी और मैं कैश पेमेंट भी लेकर आया हूँ। क्या आप सच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती है? तभी बगल में खड़ा झांग हाव हंस पड़ा। वो कागज का टुकड़ा दिखाकर सीधे साधे लोगों को मत डराओ, अब मार्केट की कीमत चलेगी वही सही रेट होगा। इतना कहकर वो गांव वालों की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, बताओ सब लोग आजकल शहद कितने में बिक रहा है? एक आदमी बोला, ऑनलाइन तो 80 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। दूसरा तुरंत बोला, कुछ जगह तो 100 रुपए तक जा चुका है। तभी एक मधुमक्खी पालक ने अपना मोबाइल निकालकर ऑनलाइन कीमत का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। झांग हाव फिर मेरी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, सुना आपने बॉस जो रेट तुम दे रहे हो वो तो लोगों के साथ सीधा सीधा नाइंसाफी है। अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और उसे आराम से समझाया, मिस्टर झांग हिसाब ऐसे नहीं लगाया जाता। पहली बात, जो कीमत तुम दिखा रहे हो वो रिटेल प्राइस है, खरीदने की नहीं। दूसरी बात, बिजनेस भरोसे और कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है। 1 महीने पहले जब किसी ने भी तुम्हारा शहद खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी तब मैंने ही गारंटी देकर ये माल खरीदा था। उस समय तो किसी ने मार्केट इकोनॉमी की बात नहीं की थी। इतना कहकर मैंने नीचे बनी सड़क की तरफ इशारा किया। ये सड़क भी मैंने अपने 20 लाख रुपए लगाकर बनवाई है ताकि तुम्हारे गांव का शहद आसानी से बाहर पहुंच सके। और ये नए मधुमक्खी वाले बॉक्स भी मैंने ही दिए थे। अगर हर चीज मार्केट के हिसाब से ही होगी तो फिर क्या ये खर्चा भी हिसाब में जोड़ना चाहिए? तभी चेन आंटी तुरंत बोली, वो सब तुमने अपनी मर्जी से किया था। किसने कहा था सड़क बनवाने को? अगर तुमने खुद पैसे लगाए तो वो तुम्हारा नुकसान है, उसका हमारे शहद की कीमत से क्या लेना देना? मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगा। सिर्फ 1 महीने पहले तक यही चेन आंटी हर बात पर धन्यवाद मालिक कहती थी, लेकिन आज उनके मुंह से डूबी हुई लागत जैसे बड़े बड़े बिजनेस वाले शब्द निकल रहे थे। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि ये सब किसी और की सिखाई हुई बातें हैं। मैंने सीधा झांग हाव की तरफ देखा और ठंडी आवाज में पूछा, ये डूबी हुई लागत वाला शब्द तुमने ही सिखाया है ना? झांग हाव हल्का सा मुस्कुराया, मैं तो बस गांव वालों को थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ ताकि कोई बेईमान व्यापारी इन्हें बेवकूफ बनाकर इनका फायदा न उठा सके। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, और बॉस सड़क की बात बार बार मत करो। सड़क बनने से तुम्हारी गाड़ियां भी तो आराम से अंदर बाहर आती है। सीधी बात, हमें 50 रुपए किलो चाहिए, 1 पैसा भी कम नहीं। मैंने तुरंत जवाब दिया, 50 रुपए? अभी तो फर्स्ट ग्रेड शहद की खरीद कीमत भी 35 से 38 रुपए के बीच चल रही है और तुम लोग सीधे 50 रुपए मांग रहे हो। ये तो खुली लूट है। झांग हाव बिना घबराए बोला, जो समझना है समझ लो, शहद हमारे हाथ में है। अगर तुम्हारी ये 15 बड़ी ट्रकें खाली वापस गई तो सिर्फ आने जाने में ही तुम्हारा हजारों नहीं लाखों का नुकसान होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट का झंझट अलग। फिर वो हल्का सा हंसकर बोला, वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह बराबरी वाला नहीं है, कोर्ट में गए तो जरूरी नहीं कि हम हार ही जाएं, सोच लो। इतना कहकर वो मेरे बिल्कुल पास आया और धीमी आवाज में बोला, बॉस तुम यही शहद पैक करके आराम से 120 रुपए किलो में बेचोगे, उसमें से हमें थोड़ा हिस्सा मिल जाए तो इसमें गलत क्या है? फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। इतने भी लालची मत बनो, ज्यादा लालच कभी अच्छा नहीं होता। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, सीधे गांव के सरपंच ली डेगुई की तरफ देखा। सरपंच जी, क्या आपकी भी यही राय है? सरपंच ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बॉस सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, ऊपर से बाजार का भाव भी बढ़ गया है, आप थोड़ा बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? 50 रुपए देने से आपका क्या जाएगा? बस थोड़ा कम मुनाफा होगा। थोड़ा कम मुनाफा? उनकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। सच तो ये था कि मैं आज 38 रुपए किलो तक देने के लिए भी तैयार होकर आया था, लेकिन अब मेरे सामने ऐसे लोग खड़े थे जिन्होंने मेरी भलाई को मेरी कमजोरी समझ लिया था, मेरी मदद को अपना हक मान लिया था। मैंने इनके लिए सड़क बनवाई, सामान दिया, मुश्किल वक्त में
साथ खड़ा रहा और बदले में ये लोग आज मुझे ही लूटने पर उतर आए थे। मेरी सारी ईमानदारी जैसे गलत लोगों पर बर्बाद हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, 50 रुपए देना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि बाजार का असर देखकर तुम लोगों की सोच बदल गई है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं एक कदम पीछे हट जाता हूँ। झांग हाओ ने मेरी तरफ देखा, शायद उसे लगा कि मैं दबाव में आ गया हूँ। मैंने शांत होकर कहा, मैं भी बेवजह बहस करने वालों में से नहीं हूँ। 38 रुपए किलो, यही मेरी आखिरी कीमत है, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। जो 8 रुपए मैं बढ़ा रहा हूँ उसे समझ लो कि किसी की इज्जत रखने के लिए दे रहा हूँ। अब शहद गाड़ी में लोड करो, मैं यही कैश पेमेंट कर दूंगा। उस समय पूरे बाजार में शहद की खरीद के हिसाब से 38 रुपए किलो पहले ही सबसे ऊंची कीमत थी। मुझे लगा मैंने उन्हें इज्जत के साथ समझौते का पूरा मौका दे दिया है। अगर वो थोड़ा भी समझदारी से सोचेंगे तो यही बात खत्म हो जाएगी, लेकिन मैंने इंसान के लालच को बहुत हल्के में लिया था। तभी एक आदमी चिल्लाया, क्या हमें भिखारी समझ रखा है? दूसरा बोला, झांग हाओ ने बताया है कि ये शहद 80 रुपए का है और तुम हमें सिर्फ 38 रुपए दे रहे हो, तुम्हारा लालच तो हद पार कर गया। एक और आदमी गुस्से में बोला, हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या? 50 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं होगा। अगर इतनी भी नियत नहीं है तो वापस चले जाओ। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, ये शहद हम खुद ऑनलाइन लाइव करके बेच देंगे, तब 100 रुपए किलो बिकेगा। उस समय शर्मिंदा मत होना, हाँ हम खुद बेचेंगे। बस इतना सुनना था कि पूरे गांव वाले और भी भड़क गए। कुछ लोग तो मेरे ड्राइवरों को धक्का देने तक लगे। मैं उन सबके गुस्से से भरे चेहरे देख रहा था। उस पल मेरी गाड़ी में रखा करोड़ों का कैश भी मुझे मजाक जैसा लगने लगा। एक समय ऐसा था जब इस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। सड़क खराब होने की वजह से यहाँ का शहद हर साल बिना बिके रह जाता था। सबसे बुरे समय में इन्हें सिर्फ 15 रुपए किलो का भाव मिलता था। जब मुझे उनकी हालत का पता चला तो मैंने अपनी जेब से पैसे लगाकर गांव तक सड़क बनवाई। इतना ही नहीं, मैंने 30 रुपए किलो का ऊंचा रेट तय किया और वादा किया कि चाहे शहद फर्स्ट ग्रेड हो या थोड़ा कम क्वालिटी का, मैं सब एक ही कीमत पर खरीदूंगा। क्योंकि मैं जानता था कि शहद को संभाल कर रखना और दूर तक पहुंचाना आसान काम नहीं होता। शहद को सुरक्षित रखने और दूर तक बिना खराब हुए पहुंचाने के लिए मैंने खास तौर पर फूड ग्रेड हाई डेंसिटी स्टोरेज ड्रम मंगवाए थे। साथ ही तापमान पर नजर रखने वाले सैकड़ों नए मॉडर्न मधुमक्खी बॉक्स भी बनवा कर अपने खर्चे पर गांव पहुंचाए थे। लेकिन तभी पूरे देश में मौसम ने अचानक करवट ले ली। उत्तर भारत के बड़े बड़े शहद वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड और पाले की वजह से भारी नुकसान हुआ। वहीं दक्षिण के कई बड़े शहद उत्पादन वाले इलाके लगातार बारिश की वजह से आधी पैदावार भी नहीं दे पाए। लेकिन इस गांव की किस्मत अलग थी। चारों तरफ पहाड़ होने की वजह से ठंडी हवा यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। ऊपर से बारिश भी कम हुई, इसलिए यहाँ के फूलों में पहले से ज्यादा मीठा रस बना और शहद की क्वालिटी भी बेहतर हो गई। इसी वजह से बाजार में शहद की खरीद कीमत बढ़कर 35 रुपए किलो तक पहुँच गई। ये खबर मिलते ही मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपनी फाइनेंस टीम से कहा, कॉन्ट्रैक्ट में 30 रुपए लिखा है, लेकिन पेमेंट 38 रुपए किलो के हिसाब से तैयार करो, पूरा पैसा कैश में रहेगा। मेरी बात सुनकर अकाउंटेंट हैरान रह गया। सर, कॉन्ट्रैक्ट तो 30 रुपए का है, अगर हम 38 रुपए देंगे तो हमारा कई लाख रुपए का मुनाफा कम हो जाएगा। मैं मुस्कुराया और कहा, सोच हमेशा लंबी रखो, आज थोड़ा ज्यादा देंगे तो इन्हें भरोसा होगा कि मेरे साथ काम करके कभी नुकसान नहीं होता। यही असली निवेश है। मुझे लगा था कि सच्चे दिल से किया गया एहसान एक दिन जरूर याद रखा जाएगा, लेकिन आज समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो फिर अपना शहद तुम खुद ही बेचो। इतना कहकर मैंने हाथ में पकड़ा कॉन्ट्रैक्ट मोड़ा, उसे वापस जेब में रखा और अपने सभी ड्राइवरों की तरफ मुड़ गया। अब मेरे चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी ठंडी शांति थी, जिसे देखकर सामने खड़े लोग भी घबरा गए। मैंने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सभी लोग ध्यान दे, गाड़ियों में बैठो और शहर वापस चलो। मेरी बात सुनते ही ड्राइवर लाओ झाओ चौंक गया। उसके हाथ से वॉकी टॉकी लगभग गिर ही गया। वो घबराकर बोला, बॉस झो, हम सच में वापस जा रहे हैं, यहाँ हमारी पूरे 15 ट्रक खड़ी है। लाओ झाओ ने जल्दी से कहा, बॉस झो, आने जाने में ही इतना डीजल जल गया है, एक बार और बात कर लेते हैं। 40 रुपए पर मान जाए तो? शहद सच में बहुत बढ़िया है, इसे शहर ले जाकर आसानी से बेच देंगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना, बिजनेस में पैसे का नुकसान दोबारा पूरा किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारी इज्जत कुचल दे और तुम फिर भी हंसते हुए सब सह लो तो जिंदगी भर सिर उठाकर नहीं चल पाओगे। ऑर्डर फॉलो करो। लाओ झाओ ने तुरंत जवाब दिया, जी सर। फिर उसने जोर से आवाज लगाई, सभी ड्राइवर गाड़ियों में बैठो, शहर वापस चलते हैं। ये नजारा देखकर गांव वाले भी दंग रह गए। उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं आखिर में झुक जाऊंगा, मोल भाव करूंगा और मजबूरी में 50 रुपए किलो देने के लिए तैयार हो जाऊंगा।
आखिर कौन इतना बड़ा ऑर्डर और लाखों का नुकसान छोड़कर वापस जाता है? तभी झांग हाओ गुस्से में मेरी तरफ दौड़ा और उंगली दिखाकर चिल्लाया, झो बिफान, अगर आज यहाँ से चले गए तो याद रखना, बाद में घुटनों पर आकर भी मांगोगे, तब भी हम तुम्हें एक बूंद शहद नहीं बेचेंगे। मैंने अपने कदम रोक दिए, फिर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई जोकर बेकार की हरकत कर रहा हो। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, गांव वालों, आज जो बातें तुमने कही है उन्हें अच्छी तरह याद रखना। एक दिन पता चल जाएगा कि गलत मैं था या तुम। सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है। तभी किसी ने भीड़ से चिल्लाकर कहा, भगवान का नाम लेकर हमें मत डराओ, हम तो बस अपना हक मांग रहे हैं, असली लालची तो तुम हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि लाइव आकर ये शहद 100 रुपए किलो बिक जाएगा तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तुम सब खूब पैसा कमाओ। ये बड़ी किस्मत शायद मेरे नसीब में नहीं थी, इसलिए इसे तुम लोग ही संभाल कर रखना। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही हमारी 15 ट्रकों की पूरी लाइन पहाड़ के रास्ते से बाहर निकली, पूरे गांव में खुशी का शोर गूंज उठा। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आज बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। हमारे गांव से निकलते ही झांग हाओ सीधे गांव की चौपाल पर बने बड़े मंच पर चढ़ गया। वो जोर से चिल्लाया, देखा सबने, यही होती है पूंजीपतियों की असली औकात। वो डर गया, उसे समझ आ गया कि अब वो हमारी मेहनत का पैसा नहीं कमा पाएगा। आज जीत हमारी हुई है। भीड़ भी जोश में चिल्लाने लगी, बिल्कुल सही, हमारा शहद इतनी बढ़िया क्वालिटी का है, अब किसी व्यापारी की जरूरत नहीं। झांग हाओ की बात मानते हैं, हम खुद लाइव करेंगे, 80 नहीं सीधे 100 रुपए किलो बेचेंगे। उस दिन पूरा गांव ऐसे जश्न मना रहा था जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। सबको लग रहा था कि उन्होंने लालची व्यापारियों को हरा दिया है, लेकिन उन्हें ये याद नहीं था कि मुश्किल समय में जब बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से कोई भी उनकी मदद करने नहीं आया था, तब सिर्फ मैं ही उनके साथ खड़ा हुआ था। उधर मैं शहर लौटते ही सीधे कंपनी पहुंचा। मैंने फाइनेंस डायरेक्टर से कहा, जो 1 करोड़ रुपए कैश लाए थे उसे वापस बैंक में जमा कर दो। फाइनेंस डायरेक्टर ने चिंता से कहा, सर, गांव की सड़क पर 20 लाख रुपए खर्च हुए थे, फिर कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और बाकी एडवांस मिलाकर करीब 40 लाख रुपए फंस चुके हैं। इतना बड़ा नुकसान कैसे पूरा होगा? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, उसे जिंदगी की फीस समझ लो। फिर मैंने अगला आदेश दिया, लीगल टीम को बोलो जिन किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उन सभी पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस तैयार करे। पैसा शायद वापस न मिले, लेकिन उन्हें अपने किए की कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। फाइनेंस डायरेक्टर ने सिर हिलाया, जी सर। फिर उसने पूछा, सर, अब जो शहद की सप्लाई रुक गई है उसका क्या करेंगे? मैंने तुरंत कहा, यूनान वाले बेस से संपर्क करो, वहाँ कीमत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन माल भरपूर मिलेगा, मुनाफा थोड़ा कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कंपनी की साख पर आंच नहीं आनी चाहिए। सारे काम समझाने के बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला। तभी मेरी नजर एक छोटे वीडियो वाले ऐप पर गई। झांग हाओ ने वहाँ नया अकाउंट बना लिया था। उसका नाम था फेंगलोंग हाओगे। उसने पहली ही वीडियो अपलोड की थी, कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा हूँ, आइए आपको गहरे पहाड़ों में मिलने वाले असली और शुद्ध शहद का स्वाद चखाते हैं। वीडियो का टाइटल था, बीच के व्यापारियों का खेल खत्म, अब शुद्ध पहाड़ी शहद सीधे किसान से। पहली लाइव आज रात। जिज्ञासा में मैंने भी उसका लाइव खोल लिया। उस समय लाइव में करीब 200-300 लोग जुड़े हुए थे। झांग हाओ चेन आंटी के आंगन में खड़ा था। उसके पीछे वही नीले रंग के बड़े ड्रम रखे थे जो मैंने अपने पैसों से उन्हें भेजे थे। आंगन में रोशनी बहुत कम थी, कैमरे की क्वालिटी भी खराब थी। झांग हाओ ढीला ढाला सूट पहनकर कैमरे के सामने जोर जोर से शहद बेच रहा था। उसके हाथ में वही खास सैंपल वाला चम्मच था जिसे मैंने शहद दिखाने के लिए बनवाया था। वो एक चम्मच शहद निकालकर कैमरे के सामने उसकी लंबी धार दिखा रहा था ताकि लोग उसकी क्वालिटी से प्रभावित हो जाएं। पीछे चेन आंटी और गांव की कुछ और औरतें जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। उनके हाथ में एक गत्ता था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था 100% शुद्ध प्राकृतिक शहद। मैंने कुछ देर कमेंट पढ़े, फिर बिना कुछ बोले लाइव बंद कर दिया। मेरे चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि शहद बेचना आसान है, लेकिन लोगों का भरोसा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है। बिना किसी ब्रांड के ग्राहक आसानी से भरोसा नहीं करते। फिर आती है डिलीवरी की सबसे बड़ी समस्या। अगर प्रोफेशनल पैकिंग, झटके से बचाने वाला सामान और खास फोम बॉक्स इस्तेमाल न किए जाएं, तो भेजी गई 10 बोतलों में से 5 रास्ते में ही टूट सकती है। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। उनके पास खाने का सामान बेचने का जरूरी लाइसेंस भी नहीं था। गांव में थोड़ी बहुत सीधी बिक्री करना अलग बात है, लेकिन जैसे ही बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान बेचोगे वैसे ही प्रोफेशनल शिकायत करने वाले लोग नजर रखेंगे। अगर एक भी शिकायत सही साबित हो गई तो उनका पूरा बिजनेस एक झटके में बंद हो सकता था। ऊपर से उन्होंने शहद की कीमत 88 रुपए रखी थी। उस रेट पर खरीदने वाला हर ग्राहक सिर्फ शहद नहीं देखता, वो पैकिंग, सर्विस, डिलीवरी और पूरे अनुभव से भी उतनी ही
ही बड़ी उम्मीद रखता है। उनके पास सबसे साधारण प्लास्टिक की बोतलें थी, लेकिन सपना था शहद को महंगे ब्रांड की तरह बेचना। ये सोच शुरू से ही हकीकत से बहुत दूर थी। जैसा मैंने सोचा था, दिखते भी जल्दी शुरू हो गई। लाइफ के पहले दिन कॉलेज पढ़ा लड़का गांव लौटकर बिजनेस कर रहा है वाली कहानी, और सोशल मीडिया पर दोस्तों की मदद से उन्हें अच्छी शुरुआत मिल गई। उन्होंने पहले ही दिन शहद की सैकड़ों बोतलें बेच दी। चेन आंटी और बाकी गांव वाले खुशी से झूम उठे। उसी रात सब लोग काम में लग गए। किसी ने मिनरल वाटर की खाली बोतलों में शहद भरा, तो किसी ने पुराने कांच के जार इस्तेमाल किए। जैसे तैसे उन्हें बंद किया, अखबार में लपेटा और साधारण गत्ते के डिब्बों में पैक करके कुरियर से भेज दिया। सिर्फ एक पार्सल भेजने में ही 12 रुपए का कुरियर खर्च आ गया। झांग हाओ ने पहले जो दोगुने मुनाफे के सपने दिखाए थे, वो पैकिंग और डिलीवरी का खर्च निकलते ही काफी छोटे हो गए। फिर भी गांव वाले खुश थे। आखिर 88 रुपए में बेचने के बाद भी उनके हाथ में 70 रुपए से ज्यादा बच रहे थे, जो मेरी 38 रुपए की कीमत से कहीं ज्यादा था। अब तो गांव वाले खुलकर मेरा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ ही दिनों बाद जब पहला ऑर्डर ग्राहकों तक पहुंचा, तभी असली मुसीबत शुरू हो गई। उधर झांग हाओ घर में आराम से लेटा अमीर बनने के सपने देख रहा था। तभी उसका मोबाइल लगातार बजने लगा। उसने फोन उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। स्क्रीन पर सिर्फ रिफंड की रिक्वेस्ट और 1 स्टार रिव्यू दिखाई दे रहे थे। किसी ग्राहक ने शिकायत की कि पैकिंग इतनी खराब थी कि शहद बाहर निकल आया। किसी ने शहद की क्वालिटी पर सवाल उठा दिए, तो कुछ लोग सीधे शिकायत दर्ज कराने की बात करने लगे। झांग हाओ घबराकर सबको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इतनी ज्यादा शिकायतें आने के बाद प्लेटफॉर्म ने खुद मामला संभाल लिया। उनके पास खाने का सामान बेचने के जरूरी लाइसेंस भी नहीं थे। बस फिर क्या था, झांग हाओ का फेंगलोंग हाओगे वाला अकाउंट तुरंत बंद कर दिया गया। उसकी सिक्योरिटी जमा राशि भी फ्रीज कर दी गई। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जिन ग्राहकों तक टूटी हुई बोतलें पहुंची थी, उन्होंने सिर्फ रिफंड ही नहीं मांगा, बल्कि खराब हुए कपड़ों और फर्श का हर्जाना भी मांगना शुरू कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही बेचे गए 300 से ज्यादा ऑर्डरों में से 90% वापस लौट आए। बाकी बचे 10% ग्राहकों ने सिर्फ इसलिए सामान वापस नहीं किया क्योंकि उन्हें झंझट नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी सीधे 1 स्टार रिव्यू दे दिया। चेन आंटी अपने घर में पड़े उन सभी चिपचिपे पार्सलों को देख रही थी जो वापस लौट आए थे। मोबाइल की स्क्रीन पर अकाउंट फ्रीज होने का लाल नोटिस चमक रहा था। ये सब देखकर वो वही जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उधर झांग हाओ एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। जो लड़का कुछ दिन पहले पूरे गांव के सामने बड़े बड़े दावे कर रहा था, आज उसके माथे पर सिर्फ पसीना था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत अभी शुरू हुई थी। उन्होंने शहद को जिन साधारण और साफ सफाई के बिना इस्तेमाल किए गए डिब्बों में भरा था। मौसम गर्म होते ही वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। बिना सही सीलिंग और स्टेरिलाइजेशन के वो बेहतरीन शहद धीरे धीरे प्लास्टिक के डिब्बों में ही खराब होने लगा। हवा में पहले जो मीठी फूलों जैसी खुशबू आती थी, अब उसमें हल्की हल्की खट्टी और शराब जैसी बदबू मिलने लगी थी। लाइव वाला अकाउंट बंद होते ही गांव वालों का सारा जोश एक पल में खत्म हो गया। गांव की चौपाल में सभी किसान हाथ में रिटर्न पार्सल की रसीदें लिए परेशान खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन झांग हाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, घबराइए मत, मैं अभी दूसरी खरीदने वाली कंपनियों से बात करता हूँ। इतना कहकर उसने सबके सामने मोबाइल निकाला और इंटरनेट से मिले अलग अलग शहद खरीदने वाली कंपनियों के नंबर मिलाने शुरू कर दिए। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दिन मैं गांव छोड़कर वापस आया था, उसके अगले ही दिन मैंने पूरे प्रांत के कृषि उत्पाद उद्योग संघ के ग्रुप में एक जरूरी सूचना भेज दी थी। उधर झांग हाओ ने गांव में जो कुछ हुआ था वो सब सच सच बता दिया। सप्लाई चेन के बिजनेस में सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर सप्लायर ही साथ छोड़ दे तो पूरा काम रुक जाता है। इसके बाद झांग हाओ ने एक के बाद एक कई लोगों को फोन लगाए, लेकिन हर जगह से लगभग एक जैसा ही जवाब मिला। हेलो वांग सर, हमारे पास फेंग गांव का टॉप क्वालिटी शहद है। फेंग गांव, वही ली देशु वाला गांव? हाँ वही। अच्छा, ये वही माल है ना जिसे बॉस जुआंग ने लेने से मना कर दिया था? तुम लोगों की हिम्मत तो देखो, जिस आदमी से सब अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं उसी को नाराज कर दिया। मैं बेवजह उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ये सुनकर झांग हाओ का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोला, कोई बात नहीं, दूसरी जगह बात करते हैं। उसने तुरंत एक और कॉल मिलाई। हेलो लीव मैनेजर, सुना है आप बड़ी मात्रा में शहद खरीदते हैं। हमारे पास 30,000 जिन शहद है। कितने का दोगे? मार्केट रेट 80 है, लेकिन आपको 60 में दे देंगे। 60? लगता है अभी तक नींद नहीं खुली तुम्हारी। बॉस जुआंग ने तुम्हें 38 का रेट दिया था, तब नहीं बेचा। अब चाहते हो मैं आकर तुम्हारा नुकसान उठाऊं? मैं ज्यादा से ज्यादा 20 दूंगा। बेचना है तो बेचो, नहीं तो रहने दो। 20?
ये तो लूट है, तो फिर अपने पास रखो और खुद ही पीते रहो। इसके बाद भी झांग हाओ ने 10 से ज्यादा फोन किए, लेकिन कहीं से भी अच्छी खबर नहीं मिली। कोई सीधे फोन काट देता, कोई फेंग गांव का नाम सुनते ही ताने मारने लगता। कुछ लोग तो उन्हें जिद्दी गांव वाले कहकर गालियां तक देने लगे। सबसे ज्यादा बुरा एक ऐसे व्यापारी ने कहा जो घटिया शहद खरीदकर जानवरों के चारे में मिलाता था। वो फोन पर जोर से हंसते हुए बोला, सुना है तुम लोगों ने बॉस झुआंग को भगा दिया, कमाल कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे शहद की बदनामी हर तरफ फैल चुकी है। मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 10 युआन प्रति दिन दूंगा। वैसे भी मुझे तुम्हारी साख की परवाह नहीं, मैं तो सुअर का चारा बनाता हूँ। बेचना है तो बेचो, नहीं तो रहने दो। ये सुनते ही झांग हाओ ने तुरंत फोन काट दिया। अगले ही पल पूरे गांव की पंचायत में सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बंदर, यही था तुम्हारा? सब लोग खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे इस वाला दावा? लाइन लगाएंगे क्या? कोई पूछ भी नहीं रहा। तुमने तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। झांग हाओ घबराकर बोला, ये मेरी गलती नहीं है, जरूर उस झुआंग बिफान ने कुछ किया है, वही हमें हर जगह ब्लैकलिस्ट करवा रहा है। सोचो, आखिर सभी खरीदार एक साथ कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक गांव वाला बोला, जब बॉस झुआंग 38 युआन दे रहे थे तब तुम्हें मंजूर नहीं था, तुम्हें तो 80 चाहिए थे। अब हालत ये हो गई कि लोग 10 युआन भी एहसान समझ कर दे रहे हैं। दूसरा गुस्से में बोला, मेरे घर से 500 युआन का कुरियर खर्चा गया, लेकिन एक पैसा भी वापस नहीं मिला। एक और आदमी चिल्लाया, सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ, हमारे शहद के डिब्बे, पैकिंग और सारा सामान भी बर्बाद हो गया। देखो, सब खराब पड़ा है, अब इसका क्या करेंगे? बस फिर क्या था, गांव वाले पूरी तरह भड़क गए। जिसे कल तक पढ़ा लिखा समझकर सिर पर बिठाया था, आज वही सबकी नजर में सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका था। लोगों ने झांग हाओ को धक्का देना शुरू कर दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया, उसके करीने से बने बाल भी बिखर कर पूरी तरह खराब हो गए। उधर मैं अपने ऑफिस में बैठा था। मेरे आदमी ने जो वॉइस मैसेज भेजा था, उसे सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बिजनेस की दुनिया अपने नियमों से चलती है। जब कोई थोड़े से फायदे के लिए उन नियमों को तोड़ता है, तो वही नियम एक दिन उसे बुरी तरह कुचल देते हैं। और मुझे इन्हें जानबूझकर ब्लैकलिस्ट करने की भी जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ सच सबके सामने रखा। उसके बाद भरोसे और साख पर चलने वाला बिजनेस सिस्टम खुद ही इन्हें बाहर कर देता। लेकिन गांव वालों की सबसे बड़ी मुसीबत अभी आना बाकी थी। अगर सिर्फ शहद नहीं बिकता तो वो कम दाम में बेच देते या फिर धीरे धीरे खुद इस्तेमाल कर लेते। लेकिन लगता था किस्मत भी उन्हें सबक सिखाने पर तुली हुई थी। अगले कुछ दिनों में पहाड़ों का तापमान अचानक बढ़ गया। दोपहर में तो पारा 20 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया। शहद के लिए ये मौसम बेहद खतरनाक था। वैसे तो शहद की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम के दौरान उन्होंने बार बार शहद को निकालकर वापस डाला। फिर पैकिंग करते समय बिना सैनिटाइज किए हुए औजार इस्तेमाल किए। इतना ही नहीं, मैंने जो प्रोफेशनल शहद के ढक्कन दिए थे उन्हें भी नहीं लगाया। आसानी के चक्कर में उन्होंने ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक की परत ढक दी। उस दिन जैसे ही चेन शेन आंगन में पहुंचा, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। ये फूलों की खुशबू नहीं थी, बल्कि खट्टी और शराब जैसी तेज गंध थी। वो घबराकर तुरंत एक बड़े ड्रम के पास गया और ऊपर लगी प्लास्टिक हटाई। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जो शहद पहले एम्बर की तरह साफ और चमकदार था, उसकी सतह पर अब छोटे छोटे सफेद बुलबुले उठ रहे थे। वो लगातार ऊपर आ रहे थे और शहद से तेज खट्टी बदबू निकल रही थी। इतनी तेज कि चेन शेन का दम घुटने लगा। कुछ ही देर में पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सिर्फ चेन शेन के घर का नहीं, बल्कि लगभग हर घर का शहद खराब होना शुरू हो चुका था। गांव वाले घबराकर रोने और चिल्लाने लगे। गांव वाले अपने अपने घर का झाग छोड़ता खट्टा हो चुका शहद देखकर पूरी तरह टूट गए थे। ली देगुई अपने आंगन में रखे उन प्लास्टिक के ड्रमों को देख रहा था जो गुब्बारों की तरह फूल चुके थे। उसकी टांगों में जान ही नहीं बची। वो वही जमीन पर बैठ गया। उसने गुस्से में थोड़ा सा खराब हुआ शहद उठाकर मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसे थूक दिया। उधर पूरा गांव उस खराब हो चुके शहद को देखकर सिर पकड़कर बैठा था। इसी बीच झांग हाओ चुपके से अपना बैग लेकर गांव से भागने की तैयारी कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी ससुराल में छिपा हुआ था। उसे पता था कि अगर अब भी यही रुका तो गांव वाले गुस्से में उसकी पिटाई कर देंगे। थोड़ी दूर खड़ा ली देगुई ये पूरा तमाशा देख रहा था। उसके हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट कब की टूट चुकी थी। चारों तरफ फैली इस बर्बादी को देखकर उसे अचानक वो दिन याद आया जब मैं गांव छोड़कर जा रहा था। उस वक्त मेरी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि उनके लिए सिर्फ तरस था। अब पूरे फेंग गांव में एक अजीब सी खट्टी और बदबूदार गंध फैली हुई थी। वो सिर्फ खराब हुए शहद की बदबू नहीं थी, वो लालच के सड़ जाने की बदबू थी। उधर गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर शहर में मैं एक शानदार रेस्टोरेंट में अपने नए बिजनेस पार्टनर के साथ बैठा था जो यूनान से आया था। वो मुस्कुराकर बोला, कीमत की चिंता मत
मत कीजिए। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे आदमी ने गांव का एक वीडियो भेजा था। वीडियो में गांव वाले उस खराब और खट्टे हो चुके शहद के ढेर के चारों तरफ खड़े होकर एक दूसरे पर दोष डाल रहे थे। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मैंने बस एक नजर वीडियो पर डाली और बिना कोई भाव दिखाए उसे बंद कर दिया। सामने बैठे पार्टनर ने पूछा, क्या हुआ बॉस जोंग? मैं हल्का सा मुस्कुराया, कुछ नहीं, बस एक ऐसी नौटंकी देखी जिस पर हंसी भी नहीं आती। लेकिन कहानी अभी यही खत्म नहीं हुई थी। इंसान जब हर रास्ता बंद हो जाता है तभी उसे उन लोगों की याद आती है जिन्हें उसने कभी ठुकरा दिया था। तभी मेरी सेक्रेटरी घबराकर अंदर आई। बॉस, नीचे बहुत हंगामा हो गया है। हंगामा? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी रोक नहीं पा रही, लोग बहुत ज्यादा है। करीब 20-25 लोग बैनर लेकर आए हैं। कुछ तो गेट पर घुटनों के बल बैठकर रो भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपके गांव वाले हैं, आपसे माफी मांगने आए हैं। मैं खिड़की के पास गया और नीचे देखा। कंपनी के बाहर बने बड़े से चौक में गांव के लोग खड़े थे। सबके कपड़े मैले थे, चेहरे झुके हुए थे और किसी की भी हिम्मत ऊपर देखने की नहीं थी। जो झांग हाव कभी खुद को सबसे बड़ा समझता था, आज वही 2 लोगों के सहारे घुटनों के बल सबसे आगे बैठा था। वो बार बार सिक्योरिटी गार्ड के सामने सिर झुकाकर माफी मांग रहा था। उनके हाथ में एक बैनर था जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, बॉस जुआंग से माफी मांगते हैं, कृपया फेंग गांव को बचा लीजिए। ये नजारा देखकर मेरे चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान आ गई। कितनी अजीब बात थी। सिर्फ 1 महीने पहले यही लोग गांव के बीच मुझे लालची और बेईमान कह रहे थे, मुझे गांव छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। और आज वही लोग सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके मेरी कंपनी के बाहर घुटनों के बल बैठे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं ही उनका आखिरी सहारा बनूंगा। मेरे असिस्टेंट ने पूछा, बॉस पुलिस बुला दूं? मैंने शांत आवाज में कहा, जरूरत नहीं, उन्हें नीचे इंतजार करने दो, बस इंतजार करने दो। उनके लिए वो 1 घंटा शायद पूरी जिंदगी का सबसे लंबा 1 घंटा बनने वाला था। करीब 1 घंटे बाद सिक्योरिटी टीम का कप्तान मेरे पास आया और बोला, बॉस नीचे की हालत और खराब हो गई है। चेन शेन 2 बार रोते रोते बेहोश हो चुका है। ली देगुई लगातार खुद को थप्पड़ मार रहा है और झांग हाव उसे गुस्से में गांव वाले बुरी तरह घेर चुके हैं। झांग हाव को गांव वालों ने सबसे आगे घुटनों के बल बैठा रखा था। उसके चेहरे पर नीले और बैंगनी निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लगता था यहाँ आने से पहले उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी। कुछ देर बाद मैं अपनी सेक्रेटरी और कंपनी के कुछ सीनियर अधिकारियों के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। गांव वाले अपने साथ शहद के कुछ बड़े ड्रम भी लाए थे, लेकिन रास्ते में हिलने डुलने की वजह से उनमें से कई ठीक से बंद नहीं रहे। अंदर का खराब और फर्मेंट हुआ शहद रिसने लगा था। उससे निकलने वाली खट्टी और सड़ी हुई बदबू पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के चमचमाते चौक में फैल गई थी। आसपास से गुजर रहे ऑफिस कर्मचारी नाक ढककर उन्हें देखने लगे। हर कोई उनसे ऐसे बचकर निकल रहा था जैसे कोई बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो। जिस शहद को ये लोग कभी लिक्विड गोल्ड कहकर गर्व से दिखाते थे, आज वही उनकी सबसे बड़ी शर्म बन चुका था। जैसे ही लोगों ने मुझे देखा, वहाँ मौजूद शोर अचानक थम गया। एक पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। फिर अगले ही सेकंड कई लोग रोते हुए मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगे, बॉस जुआंग, हमसे गलती हो गई, हम लालच में अंधे हो गए थे, हम आपकी बात नहीं समझ पाए, कृपया हमें माफ कर दीजिए। चेन शेन घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ा। वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। वो रोते रोते जमीन पर सिर पटकने लगा। उसके माथे से ठक ठक की आवाज आने लगी, लेकिन उसने रुकना तक नहीं चाहा। उधर ली देगुई कांपते हुए आगे आया। उसके हाथ में पुरानी तंबाकू की पाइप थी। वो कुछ पल तक चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हों। और झांग हाव वो एक कोने में सिर झुकाकर बैठा था। उसकी हालत किसी डरे हुए जानवर जैसी लग रही थी। उसके चेहरे से वो घमंड और आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो चुका था जो कभी हर वक्त दिखता था। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर उन सबको शांत नजरों से देखता रहा। मैं सीढ़ियों पर खड़ा था और ऊपर से उन सबको देख रहा था। उनके चेहरे मुरझाए हुए थे, आंखों में पछतावा, डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। यकीन करना मुश्किल था कि यही लोग 1 महीने पहले लालच में अंधे होकर घमंड से बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद था। मुझे झांग हाव की वो बात याद थी, 30 युआन में तो सिर्फ गरीब लोग बेचते हैं। मुझे चेन शेन की वो बात भी याद थी, कॉन्ट्रैक्ट की कोई कीमत नहीं है। और ली देगुई की वो बात भी, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। मैंने ली देगुई की तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, ली गांव प्रधान, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है? जब मैं ट्रक लेकर गांव आया था तब तो तुम लोगों ने इसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्दी का कागज कहा था। ये सुनते ही ली देगुई का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसके हाथ में पकड़ा कॉन्ट्रैक्ट हवा में ही रुक गया। न उसे आगे बढ़ा पा रहा था, न वापस खींच पा रहा था। वो कांपती आवाज में बोला, बॉस जुआंग, सारी गलती हमारी है, लेकिन ये सब झांग हाव की वजह से हुआ। उसी ने हमें कहा था कि शहद 80 युआन में बिकेगा,
उसी ने नकली तस्वीरें दिखाई और हमें बहकाया। हम उसे भी अपने साथ लाए हैं। आप जो सजा देना चाहें दे दीजिए, बस हमारा शहद खरीद लीजिए। इतना सुनते ही झांग हाओ जमीन पर गिर पड़ा। वो कांपते हुए रोने लगा। बॉस जुआंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं था, मैं कानून भी नहीं जानता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसकी हालत देखकर भी मेरे मन में जरा भी दया नहीं आई, मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, बस अब ये नाटक बंद करो। तुम लोग झांग हाओ से इसलिए नफरत नहीं कर रहे क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया। असल वजह ये है कि वो तुम्हें पैसा नहीं कमा पाया। अगर उस दिन सच में शहद 80 युआन में बिक जाता तो क्या आज तुम लोग इसे लात मारते? नहीं, तब तुम लोग इसे सिर पर बिठाते और सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाते। जुआंग बिफान कितना बड़ा बेवकूफ है, यही कहते ना। मेरी बात खत्म होते ही पूरी भीड़ पर गहरा सन्नाटा छा गया। मेरी बात सुनकर गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, इसलिए शर्म के मारे किसी की भी नजर ऊपर उठ नहीं रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और चेन शेन के लाए हुए शहद के ड्रम के पास जाकर खड़ा हो गया। वो नीला प्लास्टिक का ड्रम भी मैंने ही कभी उनके लिए खरीदा था। अब उसकी हालत बेहद खराब थी। पूरा ड्रम गंदा हो चुका था और ढक्कन के किनारों से चिपचिपा तरल बाहर निकल रहा था। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाकर ढक्कन छूना चाहा, उससे पहले ही तेज खट्टी बदबू नाक में घुस गई। चेन शेन जल्दी से बोला, बॉस जुआंग, थोड़ी बदबू तो है लेकिन ये अभी भी खाया जा सकता है, थोड़ा प्रोसेस कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। प्रोसेस? मैं हाई एंड फूड का बिजनेस करता हूँ, कूड़ा खरीदने का नहीं। इस शहद में फर्मेंटेशन इतना बढ़ चुका है कि इसे नाली में फेंको तो भी प्रदूषण होगा, और तुम चाहते हो कि मैं इसे खरीद लूं? गांव वाले घबराकर बोले, हम दाम और कम कर देंगे, 10 युआन दे दीजिए, कम से कम हमारी मेहनत का कुछ तो मिल जाएगा। मैंने गांव प्रधान की तरफ देखा। ली गांव प्रधान, अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया, ये पैसे का मामला नहीं है। जब मैंने गांव की सड़क बनवाई तब 20 लाख युआन खर्च किए, हवा से बचाने वाले उपकरणों पर भी लाखों लगाए। फिर मैं 1 करोड़ रुपए कैश और पूरी गाड़ियों की टीम लेकर गांव आया। मैंने तुम्हें 38 युआन का ऊंचा रेट दिया था। वो सिर्फ कीमत नहीं थी, वो मेरा भरोसा था। लेकिन तुम लोगों ने उसी भरोसे को जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। अब वो भरोसा टूट चुका है और टूटा हुआ भरोसा दोबारा नहीं जुड़ता। आज चाहे ये शहद दुनिया का सबसे कीमती शहद ही क्यों न बन जाए, मैं फिर भी इसे नहीं खरीदूंगा, क्योंकि फेंग गांव नाम की साख अब मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे कृषि उत्पादों के कारोबार में खत्म हो चुकी है। इतना सुनते ही गांव वाले फिर रोने लगे। बॉस जुआंग, हमें यूं मत छोड़िए, वो सड़क आपने ही बनवाई थी, अब हमारी मदद भी आपको ही करनी होगी। मैंने उनकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, हाँ, सड़क मैंने ही बनवाई थी, लेकिन मैंने वो सड़क इसलिए बनवाई थी ताकि गांव में खुशहाली आए, ताकि तुम सब अमीर बन सको। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही सड़क तुम्हारे अंदर छिपे लालच को बाहर ले आएगी। अब वो सड़क वही रहेगी, उस पर चलकर अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है ये अब तुम लोगों को ही तय करना होगा। इतना कहकर मैंने उनकी तरफ दोबारा नहीं देखा। मैं मुड़ा और सीधे कंपनी के अंदर चल दिया। पीछे से रोने, चिल्लाने और गिड़गिड़ाने की आवाजें लगातार आती रहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंसानी दीवार बनाकर गांव वालों को बाहर ही रोक दिया, लेकिन मेरे कदम एक पल के लिए भी नहीं रुके। मुझे पता था कि इस वक्त मैं बहुत सख्त लग रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता था जो लोग भरोसा तोड़ते हैं उन पर दया करना उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो अपना वादा निभाते हैं। ऑफिस में लौटकर मैं बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़ा हो गया। नीचे गांव वाले अपनी गाड़ी में खराब हो चुका शहद और जिंदगी भर का पछतावा लेकर धीरे धीरे वापस जा रहे थे। कुछ ही देर में वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। मेरी टेबल पर ताजा बनी शहद की एक कप चाय रखी थी। ये शहद यूनान वाले नए फार्म से आया था। उसका सुनहरा रंग और खुशबू दोनों ही कमाल के थे। मैंने कप उठाया और एक घूंट लिया। स्वाद बेहद मीठा था। शायद यही भरोसे और अपने वादे पर टिके रहने का असली स्वाद होता है। और फेंग गांव के उन लोगों के लिए अब पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज बची थी, अपने ही लालच से बोए हुए कड़वे फल का स्वाद चखना। एक ऐसा स्वाद जो किसी भी जहर से ज्यादा कड़वा था।